वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि दोस्तों एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आज आ चुका है, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि जिन लोगों की एज 30 ईयर क्रॉस नहीं हुई है, मतलब कि बिलो 30 ईयर्स हैं, तो वो लोग जिन जिन पोस्टों के लिए फिल कर सकते हैं फॉर्म, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन की कि उसमें क्या है और क्या क्या लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो का नया अपडेट आप तक मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेट क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जिस पर आपका नोटिफिकेशन हुआ है, या फिर कब आपका पेपर होगा, कब टीयर 2 होगा, सबकी बात हम यहाँ पर करेंगे। पोस्ट कौन सी होंगी, उनकी एजेस का क्राइटेरिया क्या है, इसको भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, कौन से लोग एलिजिबल हैं इस पेपर को भरने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और एग्जाम का पैटर्न, जो कि सबसे जरूरी है, इसकी चर्चा यहाँ पर होगी। और दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो डेट है, अगर आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 16/6/2017 डेट को क्लोज हो जाएगा। ओके, तो आप ये सोच सकते हैं कि कल की डेट से 16/5 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। एक मंथ के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 का एग्जाम जो है वो 1/8/2017 से 20/8/2017 के दौरान होगा। मतलब आपका अगस्त के मंथ में एग्जाम होगा टीयर 1 का। टीयर 2 के लिए जो डेट है वो है 10/11/2017, मतलब कि 10 नवंबर और 11 नवंबर को आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। और डिस्क्रिप्टिव की जो डेट है वो है 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2018 को ये आपका टीयर 3 होगा। और जो टीयर 4 का एग्जाम है, जो स्किल टेस्ट होगा आपका, ये कुछ पोस्ट के लिए, तो इसका भी हम जिक्र करेंगे, ये आपका फरवरी 2018 में हो जाएगा। मतलब आप मान के चलेगा कि आपके पास मई का टाइम है, और मई से दोस्तों 2018 फरवरी तक आप एग्जाम देते रहेंगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब 2018 जुलाई से पहले आपके हाथ में जॉब आ सकती है। अब इसके लिए क्या क्या एज लिमिट है, उसकी हम सारी चर्चा यहाँ पर डिटेल में करते हैं। सबसे पहले जो कुछ ऐसी पोस्ट जिनकी एज जो है 20 से 27 के बीच में है, तो उनके लिए कहा गया है कि वो 2/8/1990 इससे पहले और नॉट लेटर देन 1/8/1997, मतलब कि 1/8/1997 के बाद और 2/8/1990 से पहले की डीओबी उनकी नहीं होनी चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप जरूर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब 18 से 27 जो है एज लिमिट, जो ठीक है, अभी 20 से 27 की बात की थी, अब 18 से 27 के लिए इसमें लिखा है कि 2/8/1990 से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन 1/8/1999 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ क्या है कि 20 से 30 साल वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या है दोस्तों, ये है कि ही और सी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1987, 2 अगस्त 2 अगस्त 1987 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और वो 1/8/1997 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस डेट के क्राइटेरिया में फंसते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक 4th पॉइंट में लिखा है फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज अप टू 30 अप टू 30 ईयर्स का मतलब ये है कि जिन लोगों की आयु 30 साल नहीं हुई है, ठीक है, मतलब कि 30 साल से थोड़ी सी भी कम है, तब भी वो ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर वो 30 अचीव कर चुके हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट भी है। तो यहाँ पर 2 अगस्त 1987 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/8/1999 इससे पहले नहीं होना चाहिए। दोस्तों डेट का ध्यान जरूर रखना। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें जो एज लिमिट है 32 ईयर्स भी है, तो उसमें भी बात की गई है कि 1985 2 अगस्त 1985 से पहले और 1 अगस्त 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप एक बार माइंड में रख लें। अब हम ये जानते हैं कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो पे बाउंड क्या क्या है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है अ सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग द फॉलोइंग ग्रेड पे 5400, 4800, 4600 and 4200 in the scale of pay of 9300 up to 34800 in the पे बॉन्ड 2। अब देखो पे बॉन्ड 2 में 9300 से लेकर 34,800। दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो की बात करूंगा जिसमें मैं सैलरी को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस पे स्केल के ऊपर कितनी सैलरी मिलती है। अभी इसकी डिटेल में हम बाद में करेंगे। ओके, दूसरा पे स्केल क्या है, 5200 से 20,200, एक है 9300 से 34,800। अब ये ग्रेड पे डिफरेंट है, 4200, 4600, 4800, 5400। तो इन सब की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये जो पोस्ट क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी और ग्रुप सी की है। ग्रुप ए के बारे में एक बार जान लेते हैं कि ग्रुप में ए में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। तो देखो जिन लोगों ने 30 साल क्रॉस नहीं किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वाली पोस्ट को फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट
ऑडिट ऑफिसर AAO और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AO, ठीक है। इनके कोड है F और $। अब इसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है इसमें लिखा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG। इसकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे कि कौन लोग इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप बी गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जिसका ग्रेड पे है 4800 और इन दोनों का 4800। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि नॉट एक्ससीडिंग 30 ईयर्स, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। दूसरी चीज हम और समझ लेते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ASO, ये CSC में आता है और ग्रुप बी है और 4600 इसका पे स्केल है और इसमें एज लिमिट क्या है 20 से 30 वर्ष और इसमें कि 30 साल आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स और 20 से 30 ईयर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, नॉट एक्सीडिंग जो 30 ईयर्स है इसमें क्या है, जो 18 साल के बाद वाले लोग हैं 18 से 30 वाले आ सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है 20 से 30, तो इसमें वो बंदा 18 वाला नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप है ना, 18 से 27 है, ओके, फिर 20 से 27 भी यहाँ पर दिया है, ओके, और फिर 30 ईयर्स भी दिया है 20 से 30 और फिर लिखा है अप टू 30 ईयर्स, तो अप टू 30 ईयर्स में 18 टू 30 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये 20 से 30 ईयर की दिया है, ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। AFHQ में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, ग्रेड पे इनके हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट दूंगा जिसमें मैं आपको प्रेफरेंसेस बताऊंगा कि आप किन पोस्ट को ऊपर रख सकते हैं। मेल के लिए क्या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, फीमेल के लिए अगर आप लोकल प्लेसेस में चाहते हैं, दिल्ली में चाहते हैं, तो आपको कौन सी पोस्ट कब भरनी है, इसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके अपने क्यूरीज डाउट पूछ सकते हैं। और असिस्टेंट की बात की जाए अदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज की, तो उसमें ग्रुप बी 4600 पे स्केल के लिए 18 से 27 वर्ष जो है ये एज क्राइटेरिया है और ये 20 से 30 के लिए भी यहाँ पर है असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज, ये ग्रुप बी। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप जो आप फिल कर रहे हैं, कौन सा कोड आप पोस्ट का डाल सकते हैं। अब ये असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट है, ये अदर मिनिस्ट्रीज में आता है, ग्रुप बी 4200 के लिए है, तो इसमें भी 30 ईयर्स एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स CBDT में 4600 और ये ग्रुप सी, तो इसमें भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अब इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में CBEC की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये 4600 ग्रेड पे है और 18 से 27 वर्ष का इन्होंने एज क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों जो फेमस पोस्ट आप लोग जानते होंगे इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो ये CBEC में, तो इसके लिए 4600 ग्रेड पे के साथ में 18 से 27 ईयर ही इसका रखा गया है, ओके। अब एक बार हम और जो पोस्ट पर जान लेते हैं कि CBEC में एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 4600 तो ग्रेड पे है और 18 से 27 क्राइटेरिया रखा गया है। 30 ईयर्स के लिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है। सब इंस्पेक्टर CBI में ये 4600 ग्रेड पे के साथ में 20 से 30 वर्ष रखा गया है। तो जो 20 से 30 हैं इन पर आप टिक लगा कर रख लें और अपना माइंड सेट कर लें, तो इन एंट्रीज को वो लोग फिल कर सकते हैं जो 27 क्रॉस कर चुके हैं, और जो लोग अभी सेफ जोन में वो सारी पोस्ट को जो उनके अकॉर्डिंग है वो उनको फिल यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। अब जो सेकेंड मैंने आपको पे बाउंड तो ऑलरेडी बता दिया है। अब ये क्या है कि ऑडिटर की पोस्टेज हैं CNG में, CGDA में, तो इसका क्राइटेरिया क्या है 18 से 27, 18 से 27, 18 से 27, ओके। तो ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं, ये ग्रुप सी की है। अब हम ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं। ग्रुप डी के लिए कोड जो है BYZ@ और हैश, ये ग्रुप डी के पोस्ट हैं। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क में आ जाता है 2400 ग्रेड पे के साथ में। ग्रुप सी में दोस्तों आता है, तो मैं आपको सारे फर्क बताऊंगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी इनमें क्या फर्क होता है, ओके। और ये 1827 का क्राइटेरिया है, ये 20 से 27 का है और ये 1827 का है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि रिलैक्सेशन कितना किसको मिलता है। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरक्षण की प्रणाली बना रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आरक्षण मिलेगा। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, और जो PH कैटेगरी में आते हैं 10 ईयर्स का है। PH प्लस OBC है तो 13 साल का मिलेगा, और अगर PH प्लस SC ST है तो 15 साल का है। और बाकी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, इनका क्राइटेरिया भी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव की यहाँ पर मैंने बात की है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस किन पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, इसको बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहली चीज़, जो आपकी एज, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कैलकुलेट किस डेट को हो रही है, ये ध्यान रख लेना। दोस्तों ऐसे लोग जिनका 1 अगस्त 2017 को रिजल्ट आ चुका है वो इस फॉर्म को फिल कर दें। मतलब आज मई चल रहा है और आपको उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो जुलाई में ख़त्म हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2017 से पहले आपकी मार्कशीट, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, बैचलर डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके। अब पहला मुद्दा यहाँ पर देख लो कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर
असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से। तो ऐसे लोग कमेंट प्लीज ना करें कि मैंने इग्नो से किया है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, इग्नो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो बी पॉइंट है इसको भी ध्यान से देखें, इसमें लिखा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और द मास्टर्स फर्स्ट कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एमबीए फाइनेंस किया है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है, तो ये लोग भी क्वालिफाइड हैं, तो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये चीज़ समझ ली। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि इसमें नोट क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट सेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड के अंतराल पर भी एग्जाम होंगे। ये किस में होंगे? ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इस पोस्ट के साथ ये क्राइटेरिया आ जाता है। ओके, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें क्या लिखा है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, या फिर और के साथ में या तो ये वाला हो, ओके, या फिर और के साथ में ये बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज अ डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पर आपके पास में स्टैटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ए और बी आपने दोनों पॉइंट यहाँ पर देख लिए कि ए और बी क्राइटेरिया क्या कहता है, या फिर आपके पास में अथवा वाला ये वाला प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। अब जितनी भी अदर पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट के लिए, जो प्रिवेंटिव की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उनके लिए बता रहा हूँ केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइन, तो ये चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर पढ़ लें बहुत ध्यानपूर्वक। थर्ड पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर। मैंने आपको बताया कि जो लोग फाइनल ईयर में अपीयर हैं आज की डेट में, वो फॉर्म को फिल कर ले। ऐसे लोग बिल्कुल ना फॉर्म को फिल करें जो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में, ये मत फिल करें। लेकिन अगर आपका 3 साल का कोर्स है, बीएससी है या फिर बीटेक है, आपका 4th ईयर है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइनल ईयर होना जरूरी है, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ CSS, तो CSS और MEA असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन SFIO, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इनके लिए क्या लिखा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैज़ आल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी इनको यहाँ पर कहा गया है, ओके। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 100 रुपये का है। आप जाकर ssconline.nic.in, इसके अलावा कहीं अदर वेबसाइट पर मत जाएं, ऑफिशियल टाइप करें www.ssconline.nic.in और इस पर जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप बैंक से चालान बनवाकर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर लिख लें, ऑल वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, जितनी भी महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं और कैंडिडेट जो SC और ST को बिलोंग करते हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन है, तो वो एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है फीस के लिए। वो 100 रुपये का फॉर्म ना भरें, उनको 100 रुपये एग्जेम्प्टेड होंगे। जैसे ही वो अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उनसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा और उनका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये फंडा है। मैं आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा बहुत ही जल्दी, ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। The candidates who are not exempted from paying examination fee may submit the requisite fee to State Bank of India only either in the form of challan generated online or through SBI net banking. Payment can also be made through credit debit card. अब जो जिनको फीस देनी है तो वो डेबिट कार्ड से भर दो, चाहे बैंक जाके चालान फॉर्म भरवा लो, और उसका जो जनरल नंबर मिलता है उससे भी जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो सारी सुविधाएं आपको SSC ने दी हैं। एक बार लिखा है कि फ़ी अगर एक बार पे कर दी तो दोबारा आपको ये फ़ी वापस नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। अब हम आ जाते हैं पेपर के ऊपर। 4 टीयर का आपका पेपर है। पहला टीयर है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। प्रीलिम को क्वालिफाई करोगे तब आपका टीयर 2 होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। टीयर 2 में हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। प्रॉपर पूरा सिलेबस मैं 1 से 2 दिन में आपके लिए अपलोड करके दे दूंगा, बुक्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन आप अपनी कंटिन्यू स्टडी को तैयार करें दोस्तों।
टीयर 3 की बात की जाए तो इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा और हर एक लेवल का यहाँ पर योगदान होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। टीयर 4 जो है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो अभी मैंने आपको पीछे बताया और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है और स्किल टेस्ट है वो एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं है, जहां पर जरूरत होगी वहीं पर आपका होगा। एक पॉइंट आप ये नोट डाउन कर लें, यहां पर 9.1 कॉलम में एसएससी ने क्या कहा है, द कमीशन रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सच एज कंडक्ट ऑफ टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड मोड, ट्रीटिंग टीयर 1 एग्जामिनेशन एज ओनली क्वालिफाइंग एटसेट्रा। तो ये कमीशन के पास में राइट्स हैं कि वो टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दे या टीयर 1 का कुछ भी करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है। ओके, तो ये उसके पास में राइट रिजर्व है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ये चीज़ आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। और इंटरव्यू आपका नो इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू पैनल ने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि इंटरव्यू होगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि इंटरव्यू के कंपोनेंट ने कहा है कि देयर विल बी देयरफॉर नो इंटरव्यू, ठीक है। अगले मुद्दे की बात करते हैं, टीयर 1 क्या है, क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो पहली चीज़ OMR से प्रैक्टिस करना छोड़ दो, जो लोग OMR सीट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भूल जाए। पेपर ऑनलाइन है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर का पेपर पूरा डिस्कशन होगा इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड होगा, जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर का पूछा जाएगा, 60 मिनट का टोटल आपको टाइम मिलेगा। और जो BH और हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, फॉर विजुअली जो इम्पेयर्ड है, विजुअली हियरिंग में आते हैं, ओके, तो उनके लिए दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, हैंडीकैप की बात नहीं है, ये VH कैटेगरी की बात की गई है, ओके, जो कि मतलब कि हम कह सकते हैं विजुअली हियरिंग जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके लिए टाइम प्रॉपर दिया जाएगा 80 मिनट्स का, बाकी के लिए 60 मिनट है। 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर आपकी 0.50 की बन जाएगी, ओके। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांट के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। अब कंप्रेंशन जो है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन, ये 50 नंबर का, टोटल आपके दोस्तों 200 नंबर के होंगे मार्क्स और 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा। ये बात हो गई पूरी, जहां पर आपका क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.50 की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टीयर 2 के ऊपर। तो टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें क्या क्या है कि क्वांट के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 120 मिनट का टोटल टाइम आपको मिलेगा। इंग्लिश का पेपर होगा, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, ठीक है। थर्ड की बात क्या गई, स्टैटिक्स 100 क्वेश्चंस, पेपर फर्स्ट सेकंड एज अ, ये 200 मार्क्स। और पेपर फोर्थ क्या है, जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चंस, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एज अ, ये 200 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलें कि जिन जिन पॉइंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, ओके, ये आपको एग्जीक्यूट करने हैं और बाकी जैसे आप टायर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 1 का आपका क्वालिफाई होगा, फिर हम टीयर 2 के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और टीयर 2 को हम आपके लिए गाइड करते रहेंगे, ओके। अब एक चीज़ आप और यहाँ पर नोट कर लें कि जो निगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता दिया, वो वही प्रोसेस हर एक जगह चलेगा, लेकिन जहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, तो वहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 0.25 की हो जाएगी। जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। और जो ये जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन के लिए बताया गया है, तो उसमें भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ओके। अब एक पॉइंट आप और यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है, ये किन किन लैंग्वेज में होगा, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले तो पेन एंड पेपर के मोड में होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि आपको इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं 2 भाषाओं में ऐसे, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन, ये आपको लिखने को आएंगे। तो इनकी हम बात बाद में करेंगे, ये प्रोसीजर सब हमारा बात का है। अभी आप ये मत कहें कि सर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराइए, अभी आप केवल टीयर 1 के ऊपर फोकस करें, टीयर 1 के ऊपर टीयर 2 पर, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह को आप डेली बेसिस पर फॉलो करें। अब हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात है वो क्या है। तो देखो, सीधी बात है कि जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सिविलियन, तो उसमें मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्टेटस उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लें कि उनकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट रिलैक्सेबल जो है 5 सेंटीमीटर किसको दिया जाएगा, जो गढ़वालीज हैं, एसएमईज हैं, गोरखाज हैं
और मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स है, तो इनको 5 सेंटीमीटर का छूट दे दी जाएगी हाइट में। चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर है, फुल्ली एक्सपेंडेड विद द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपका बिगर फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर चेस्ट है तो फुलाने के बाद आपका कितना हो जाना चाहिए, 86, ठीक है। तो इस पॉइंट की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। अब फिजिकल टेस्ट में एक पॉइंट सेकंड वाला क्या आ जाता है कि आपको साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और वॉक करके भी दिखाना होगा 1600 मीटर 15 मिनट में। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लें। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उनकी हाइट जो है 152 और उनका वेट जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब 2 किलोग्राम वेट की रिलैक्सेशन दिया गया है गोरखास, गढ़वालीज, असमीज के लिए, और हाइट में रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर इनको दिया गया है, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो उनको भी साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में 3 किलोमीटर, और वॉक करना है 1 किलोमीटर की वॉक 20 मिनट्स में। बहुत ही आसान है, आप आराम से भी मूव करोगे तब भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो लोग सीबीआई की पोस्ट के लिए फिल करेंगे उनका भी कुछ फिजिकल स्टेटस होता है, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। हाइट जो है मैन के लिए 165, वुमेन के लिए 150, ओके। और रिलैक्सिबल जो है हिल्स मैन और ट्रेवल्स के लिए कितना है 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, देयर सेल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। और जो 76 सेंटीमीटर जो चेस्ट का क्राइटेरिया केवल मेल के लिए है। विजन जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 इन अदर 9, ठीक है, अदर आई। ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान दोस्तों रख लेना, ओके। अगर किसी ने आईलेसिक कराया हुआ है या फिर कुछ भी कराया हुआ है तो वो लोग क्या है कि आपको एक बड़ा सा बोर्ड देते हैं और उस बोर्ड को आपको पढ़ना होता है, ओके। अगर आपने वहाँ पर पढ़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वहाँ पर कोई आई में प्रॉब्लम आ रहा है तो री मेडिकल के लिए भी आपको भेज देते हैं, ओके। अब एक फिजिकल स्ट्रक्चर और भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए क्या है। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 और रिलैक्सेशन भैया है 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट जो है 76 सेम क्राइटेरिया है, और विजन जो है 6/6 और 6/9 इन अदर आई। नियर विजन इज 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ओके। तो आई होप आपको बहुत सारे डाउट यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपसे सिलेबस की बात करूँगा, पोस्ट कैसे फिल करनी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर वीडियो को करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर आपको क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।